सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज फाइनली हम सब जो सीखे हैं उसका हम सब टेस्ट करने वाले हैं। आपके लिए हमने 65 MCQs का सलेक्शंस किया है। सो कमेंट में बताइएगा कि 65 MCQs में आपका कितना सही हुआ है। हैज़ आई हैव ऑल्सो मैंशंस दैट कि 65 क्वेश्चंस में यदि आपका 60 क्वेश्चन सही नहीं होते हैं देन रियली आपको फिर से अच्छा से पढ़ना होगा चैप्टर को। सो आज हम सब MCQs शुरू करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड। सो होप यू विल एंजॉय इट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हमने पूरा अच्छा से चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, इसमें 6 मार्क्स आपका एग्ज़ाम्स में आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी एंड बैंकिंग है, बार्टर सिस्टम, अच्छे से सिलेबस बताया गया है। सो हमने क्लासेस ख़त्म कर लिया है मनी एंड बैंकिंग से। आज हम सब उस पर क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, RBI है हमारा सेंट्रल बैंक, ओके। यहाँ पर कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक RBI से कुछ पैसा ले रहा है उस रेट से, ओके। तो यहाँ पर RBI देने का काम करता है। तो इस सर्कमस्टांसेस में या तो दो चीज़ हो सकता है आपका, या तो बैंक रेट होगा, ओके, या तो आपका रेपो रेट होगा। कि यही दोनों चीज़ हो सकता है। तो ऑप्शंस में हम सब देख लेते हैं क्या है। बैंक रेट दिया हुआ है, रेपो रेट नहीं दिया हुआ है। तो रेपो रेट नहीं होगा, बैंक रेट होगा। और यदि आप पूछेंगे कि ये इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सो 2 पॉइंट में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म पे होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म्स, ओके। दूसरा आप सिक्योरिटी से कर सकते हैं, ठीक है। इस दोनों में से बैंक रेट जब कमर्शियल बैंक लेता है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और सिक्योरिटी का कोई आवश्यकता नहीं होता है। और यदि हम सब रेपो रेट को देखें, वहाँ पर आपके लिए लॉन्ग टर्म नहीं होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है रेपो रेट, ओके, बहुत कम समय के लिए। और सिक्योरिटी मांगता है, बॉन्ड्स मांगते हैं RBI, ओके, तभी उसे रेपो रेट के द्वारा मनी मिलता है। नाउ इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2, the short-term borrowing rate at which Reserve Bank of India borrow money from the commercial bank is called। so similarly opposite questions है कि RBI अब ले रहा है क्या चीज़, कमर्शियल बैंक से कुछ मनी ना। यहाँ पर कमर्शियल बैंक ना, कमर्शियल बैंक दे रहा है अब RBI को। तो क्या होगा इसका, रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट तो आप देख लिए थे कि RBI दे रहा था, ओके। बैंक रेट भी वही होता है, सिर्फ लॉन्ग टर्म, यहाँ पर शॉर्ट टर्म आप समझ गए। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड। ना क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं यदि हम सब। सो व्हाट वुड बी द टोटल मनी क्रिएशंस इन द इकोनॉमी। सो मनी क्रिएशंस के बारे में बात किया जा रहा है, किस तरह से कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता था। हम सब ने अच्छे से पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इफ़ इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट विथ बैंक इज इक्वल टू 15,000 एंड LRR इज़ 20%। सो जब भी मनी क्रिएशंस आए तो हमें 2 फार्मूला याद करना पड़ता है। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/LRR, ओके। एंड द सेकेंड फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट। जो पहला पर्सन देता है, डिपॉजिट करता है बैंक में, ओके। सो यहाँ पर हम सबको कौन कौन इंफॉर्मेशंस दिया गया है। सो इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट हम सबको दिया गया है, तो यहाँ पर हम सब इसको बैठा देंगे। सो 15,000 एंड मनी मल्टीप्लायर हम सबका दे दिया है, निकालने के लिए हम सब जानते हैं 1/20% एज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो 20 यहाँ 100, सो वी हैव 5। सो 5 से इंटू करेंगे हम सब 50,000 को, सो वी गेट 2,15,000। सो गेट द आंसर है आपका A। सो आप समझ गए, जब भी मनी क्रिएशंस के बारे में पूछे तो आपको 2 फार्मूला हमेशा
अपने माइंड में याद रखना होगा। नाउ यदि क्वेश्चन 4 को देखते हैं अब हम सब। नाउ 4 में बोला है डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। आखिर कौन है जिसके कारण से मेन मनी सप्लाई होता है हमारे इकोनॉमी में, मार्केट में आता है। क्या ये वो सेंट्रल बैंक है या कमर्शियल बैंक है या गवर्नमेंट है या बोथ ए एंड बी? तो इसका आंसर होगा डी। ओके, बोथ ए एंड बी। यदि यहाँ पर एंड सी भी रहता तो भी सही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट 1 रुपया का नोट या कॉइन में भी वो मनी सप्लाई करता है। ओके, 1 रुपीज़ सिप, और करेंसी ये करता है सेंट्रल बैंक। एंड आपका कमर्शियल बैंक जो डिपॉजिट लेके फिर जब लोन देता है तभी वहाँ पर वो मनी क्रिएशंस करता है, तो मनी मार्केट में भेजता है। तो आप देख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मनी? ए स्टोर ऑफ वैल्यू, बी यूनिट ऑफ वैल्यू, सी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और डी मेजर ऑफ एक्सचेंज। सो आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ पर देखिए, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर मेजरिंग करने के लिए बोल रहा है। जब भी मेजरिंग होता है तो हम सब प्राइस किसी का रख देते हैं। सो प्राइस जब हम सब रख रहे हैं तो इसमें से मनी का हम सब पढ़े थे कितना फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस देखे थे। सो प्राइमरी फंक्शंस में हमारा यूनिट ऑफ वैल्यू, क्योंकि प्राइस जब आता है तो यूनिट ऑफ वैल्यू ही हमारा फंक्शन दिखाता है मनी के। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं हम सब। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मनी सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग? ओके, सो क्या वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, बी मेजरमेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डी यूनिट ऑफ वैल्यू? सो आपको क्या लगता है? सो यहाँ पर बोल रहा है बोरोइंग एंड लेंडिंग मीन्स उधार और लेने का प्रोसेस को सिंप्लीफाई कौन किया है? जब हम सब फ्यूचर में मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट करते हैं, फ्यूचर में पेमेंट करते हैं, तो ये भरोसा रहता है कि हाँ ये बाद में हम यदि हम अभी दे देते हैं तो बाद में मुझे ये पैसा लौटा देगा। सो ये एक मनी का एक फंक्शंस है जिसके कारण से हम सब बोरोइंग एंड लेंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हम सब पे कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूड इन मनी सप्लाई? इस चारों ऑप्शंस में कौन इंक्लूड नहीं है मनी सप्लाई में? क्या वो करेंसी विथ हेल्ड बाय द पब्लिक है, या इंटर बैंक डिपॉजिट है, या डिमांड डिपॉजिट इन बैंक है, या सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस बैंक है? सो आपको क्या लगता है? सो इसका आंसर होगा बी, क्यों यदि आप देखेंगे करेंसी हेल्ड बाय बैंक M1 में आता है। आपको पता होगा कि हम सबका मेजर ऑफ मनी कितना था। ओके, M1, M2, M3, ओके, M4। तो उस सारे में से डिपॉजिट वाला M2 में आ जाता था, एंड डिमांड डिपॉजिट इन बैंक ये हमारा M1 में ही आ जाता था। इंटर बैंक डिपॉजिट ये किसी में नहीं है। सो हम सब इजीली चूज कर सकते हैं वो बी ऑप्शन। नाउ इफ़ वी मूव फर्दर, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स बिटवीन 2 पीपल। सो 2 पीपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, उसके बीच में हम सबको डायलॉग देखना है। रमेश एंड सुरेश को दिया गया है। सो रमेश क्या बोल रहा है? आई वॉन्ट 1 kg ऑफ पोटैटो। सो सुरेश उसके आंसर में देता है व्हाट यू विल गिव इन एक्सचेंज? रमेश, आई कैन गिव यू 2 लीटर ऑफ मिल्क इन रिटर्न फॉर द मिल्क। सुरेश, आई डोंट नीड मनी, आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ शूज़। सो उसे शूज़ का ज़रूरत पड़ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज़ बीन फेस्ड बाय रमेश एंड सुरेश इन देयर एक्सचेंज प्रोसेस? सो इसमें क्या होगा आपका? लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट्स, या बी एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, सी लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, और डी लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सो हम सब ने बात किया था यदि दोनों का सेटिस्फाई नहीं होता है, दोनों का नीड सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वहाँ पर हम सब देख सकते हैं लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट अकर करता है। सो ये बार्टर सिस्टम्स का एक बहुत ही डिमेरिट्स है जिसका हम सब ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ना क्वेश्चन नंबर 9।
M1 ऑफ मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड्स। सो पहले हम सब इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें M1 में 3 चीज़ था, आपको याद होगा तो रिकॉल कीजिए। तो हम सब पहले ऑप्शन देख लेते हैं। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, अदर डिपॉजिट इन RBI, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। सो हम सब जब M1 पढ़े थे तो पहला था कि हमारे पब्लिक के पास कितना डिपॉजिट है, फिर डिमांड डिपॉजिट, ओके, फिर अदर डिपॉजिट। सो इसके अलावा यदि जो भी नहीं है वही आंसर हो जाएगा हमारा। सो डी इज़ नॉट। सो नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। सो आंसर आपका डी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 को यदि हम सब देखते हैं, विच बैंक इज ऑथराइज टू इशू करेंसी। सो करेंसी सिर्फ बोल रहा है कौन कर सकता है हमारे कंट्री में, क्या वो सेंट्रल बैंक है या कमर्शियल बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है या शेड्यूल बैंक है। सो आपको कौन लगता है? तो यहाँ पर ये सेंट्रल बैंक ही हमारा करेंसी को इशू करता है ना। ना क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। सो हम सब ने पढ़ा था कि किस तरह से क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक मीन्स RBI के द्वारा मेज़र किया जाता है, मीन्स कंट्रोल किया जाता है। तो 2 प्रोसेस देखा था हम सब ने, क्वांटिटेटिव ओके टेटिव्स था, ओके, एंड क्वालिटेटिव्स। तो इसमें हम सब देखे थे 6, इसमें 3, ओके। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव में आपका हो जाएगा क्या, ये बैंक रेट होगा या ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा या मार्जिनल रिक्वायरमेंट होगा या कैश रिजर्व रेशियो होगा। सो बैंक रेट आपका हो गया क्वांटिटेटिव में, ओपन मार्केट क्वांटिटेटिव में हो गया, एंड कैश रिजर्व रेशियो क्वांटिटेटिव में, एंड क्वालिटेटिव का हो गया आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। और यदि और दूसरा 2 बात करें उसमें था एक रेशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मॉरल सुशन, ओके। Now question number 12. Dash refer to the proportion of a total deposit which bank are required to kept in the form of reserve with themselves. So खुद के पास रखना है, क्या वो A है कैश रिजर्व रेशियो या स्टेचुररी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। तो आपको क्या लगता है इसमें से क्या होगा? क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है? डैश रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट विच बैंक्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर बैंक्स, यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक है, मीन्स कॉमर्शियल बैंक जो है, ओके, उसको कुछ परसेंट रखना होता है। जब कोई आदमी इसमें डिपॉजिट करता है, 100 रुपये समझिए डिपॉजिट करता है, तो उसको 2 फॉर्म में कुछ ना कुछ डिपॉजिट रखना होता है। CRR रखना होता है एंड SLR अपने पास रखना होता है, एंड CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। सो जो खुद के पास रखना होता है देम सेल्फ, तो आपको आंसर मिल गया होगा SLR स्टेचुररी लिक्विडिटी रेशियो, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज बाय RBI। तो RBI के द्वारा अभी हम सब देख लिए थे यहाँ पर क्वालिटेटिव, अब यहाँ पर क्वांटिटेटिव हम सब देखने वाले हैं। सो क्वांटिटेटिव में 6 था, उसमें से देखिए कौन है इसमें से, क्या वो बैंक रेट पॉलिसी है या मार्जिन रिक्वायरमेंट है या मॉरल सुशंस है या डायरेक्ट रेशंस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव हो गया। तो इजी। ना 14 नंबर देखते हैं हम सब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो हम सब ने बहुत अच्छे से देखा था कि कितने प्रकार के होते हैं सेंट्रल बैंक का फंक्शंस, है ना। तो उसमें से सेंट्रल बैंक का कौन फंक्शंस नहीं है, इसमें से पूछा जा रहा है। क्या वो बैंकिंग फैसिलिटी टू गवर्नमेंट नहीं है, लैंडिंग टू द कमर्शियल बैंक नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटी टू द पब्लिक नहीं है, या लैंडिंग टू द गवर्नमेंट। सो सोचिए, जल्दी से बोलिए। ये आपका पब्लिक को नहीं है, देते हैं, क्योंकि पब्लिक को देने के लिए कमर्शियल बैंक है। और इधर यदि आप देख सकते हैं बैंकिंग फैसिलिटी टू गवर्नमेंट, सही, बैंकिंग फैसिलिटी गवर्नमेंट को दिया जाता है। लैंडिंग टू द कमर्शियल बैंक्स, हाँ, लास्ट रिजॉर्ट एक फंक्शन है अपना सेंट्रल बैंक का, सो इससे उसे लैंडिंग मिल जाता है। लैंडिंग टू द गवर्नमेंट, सो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी पैसा मिलता है। सो यही पब्लिक को नहीं दिया जाता है ना। यदि क्वेश्चन नंबर 15 को हम सब देखते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू केप्ट विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, क्या होगा?
क्या वो डिपॉजिट रेशियो होगा, या कैश रिजर्व रेशियो होगा, या लीगल रिजर्व रेशियो होगा, या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होगा। अभी तुरंत हम सब ने डिस्कस किया था कि कमर्शियल बैंक दो प्रकार में डिपॉजिट रखता है, अपने पास रखने वाला वो SLR होता है, और यदि RBI के साथ रखा तो कैश रिजर्व रेशियो होगा। ओके, तो कैश रिजर्व रेशियो जहाँ भी है वो B आपका आंसर हो गया। ना 16 नंबर देखते हैं। बार्थर सिस्टम रेफर टू द डैश सिस्टम्स। ओके, ऐसा वो कौन सा सिस्टम्स है वेयर इन जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स आर नॉट एक्सचेंज एट ऑल, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर डोमेस्टिक करेंसी, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी। सो आपका यहाँ पर हो जाएगा गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ठीक है ना, अब हम सब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। Which of the following is a typical characteristics of the Barter systems? So इसमें से पूछा जा रहा है कि Barter systems के typical characteristics means one of the most prominent characteristics of Barter system. So a common medium of exchange, क्या वो होगा, या double coincident of ones होगा, या a common unit of account होगा, या a standard for deferred payment होगा। So what will be the answer? So सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या डिमेरिट्स जो भी बोले वो है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ओके, क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड डिफिनेशंस ऑफ मनी। इसमें चारों में से सबसे फेवरेबल डिफिनेशंस मनी का क्या होगा, या देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शंस है एनी गुड्स विच इज़ कॉमनली यूज हैज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, देखेंगे एनी गुड्स विच इज़ एक्सचेंज फॉर गोल्ड एट अ फिक्स रेट, क्या वो होगा, एनी गुड्स विच इज़ एक्सेप्टेड टू अ बैंक, क्या ये होगा, या लास्ट एनी गुड्स विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड हैज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो आंसर आपका डी होगा, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही एक मनी का टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर बोल सकते हैं। ठीक है, मनी। ना क्वेश्चन नंबर 19, मनी which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the pairs and the peers is called। So हम सब ने मनी के टाइप्स में जब पढ़ा था हम सब फिएट मनी क्या होता है, फ्यूडिशरी मनी क्या होता है, फुल बॉडी मनी क्या होता है, एंड क्रेडिट मनी। यदि नहीं देखे हैं तो हमारा लेक्चर देख सकते हैं, उसमें पूरा अच्छा से बताया गया है कि किस तरह से क्या क्या होता है। सो आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन ट्रस्ट के अकॉर्डिंग पर चलता है कि ये मनी एक्सेप्ट किया जाता है पेयर एंड पेयर्स के द्वारा। सो हम सब ने बात किया था कि चेक, ओके, चेक ऐसा एक माध्यम होता है जिसको आखिर आपका बैंक में यदि पैसा हो तभी ही चेक का कोई यूजेबल फॉर्म है, मतलब उसको हम सब यूज करके पैसा निकाल सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी, है ना। सो ये किसके अंदर आता है, फ्यूडिशरी मनी के अंदर आता है। ओके, now question number 20, full body money is that money whose money value and commodity values are। so full body money ऐसा कौन सा मनी है जिसका मनी वैल्यू एंड कमोडिटी, हम सब ने एग्जाम्पल के साथ सीखा था कि एक कोई क्वाइन है, यदि उसको मेल्ट किया जाए, यदि उसका मेल्ट करने के बाद भी उस कमोडिटी का, है ना, उसका दाम इसी के बराबर रह जाता है तो उसे हम सब फुल बॉडी मनी कहते हैं। तो इक्वल इन द मार्केट, ठीक है, इक्वल मनी उसका वैल्यू हो, ए ऑप्शन। ना 21 देखते हैं, मनी दैट इज़ इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड, क्या उसे फुल बॉडी मनी कहेंगे, क्रेडिट मनी कहेंगे, या फिएट मनी कहेंगे, या फ्यूडिशरी मनी कहेंगे। अभी हम सब देख सके हैं फ्यूडिशरी मनी होता है जो ट्रस्ट पे चलता है, एंड हम सब फुल बॉडी मनी देख लिए थे कि मार्केट में और उसका वैल्यू बराबर होना चाहिए कमोडिटी एंड मनी का जो भी बना हुआ है उससे। नाउ ये फिएट मनी जो होता है, जो असली में जो अभी हमारे पब्लिक के पास पैसा है इशू बाय द अथॉरिटी, उसी को कहते हैं फिएट मनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, व्हेन मनी वैल्यू ऑफ मनी एक्सीड, ज़्यादा हो जाता है कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, इज इट कॉल्ड। सो हम सब ने देख लिया था, लास्ट आपका बचता है जो टाइप 4 होता है वो है क्रेडिट मनी। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि ये कॉइन है, यदि हम इसको मेल्ट कर देते हैं तो ये मेल्ट किया हुआ पार्ट का ज़्यादा वैल्यू होगा देन इससे। ठीक है, उसी को हम सब क्रेडिट मनी कहेंगे।
23 को देख लेते हैं. मनी हैज़ अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट हैज़ लीड टू द एमरजेंस ऑफ. सो मनी एक हम सब जानते हैं कि उसका फ्यूचर कौन डेफर्ड पेमेंट हम सब फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं. इसके कारण से क्या एग्जिस्टेंस में आया, क्या एमरजेंस हुआ, क्या वो कमोडिटी मार्केट आया या फाइनेंशियल मार्केट आया या बोथ ए एंड बी आया या नन ऑफ दिस आया. सो इसका आंसर है फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट में ही क्रेडिट लिया जाता है ताकि हम सब फ्यूचर में पे कर सके बाद में. Now question number 22, which of the following is the component of M1 measure of money supply. So M1 बहुत ही important है. ओके इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना होगा. सो मनी M1 के हम सब जानते थे 3 चीज़ होता है था. सो देखते हैं या टर्म डिपॉजिट होगा, डिमांड डिपॉजिट होगा, कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक होगा या नन ऑफ दिस होगा. विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ M1. सो डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट था, फिर करेंसी विद द पब्लिक एंड द अदर डिपॉजिट विद RBI. सो उसके अंदर M1 में आता है. नाउ 25 को यदि हम सब देखते हैं, बैंक मनी इज़ दैट मनी विच इज़, क्या वो प्रिंटेड बाय RBI के द्वारा किया जाता है या प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट या जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस एंड नन ऑफ दिस. सो इसका आंसर है आपका C. ठीक है, मनी बैंक को ही हम सब डिमांड डिपॉजिट कहते हैं जो क्रिएट होता है मनी क्रिएशंस के टाइम में. ठीक है, जो ना हु सप्लाई. क्वेश्चन नंबर 26, हु सप्लाई मनी इन इंडिया. हम सब देखे थे कि तीनों पार्टी RBI हो या कमर्शियल बैंक हो या गवर्नमेंट हो, ये ऑल ऑफ दिस मनी सप्लाई करता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, नाउ 27 को हम सब देखते हैं. डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स. सो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो डिपॉजिट हम सब कभी भी डिमांड से निकाल सकते हैं, कभी जब भी मन करे हम सबको निकाल सकते हैं. क्या वो चेकेबल डिपॉजिट है या डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड या फिक्स डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम या बोथ A एंड B. सो इसका आंसर है आपका D, क्योंकि जो भी डिमांड डिपॉजिट होता है हम सब उस पर चेक इशू कर सकते हैं एंड ये तो होगा ही आपका B. सो आंसर D आपका हो गया. ना 28 देखते हैं. इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3 एंड 4. ऑफ दीज M1 इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए ये रिपीटेड हो रहा है. ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं C, क्योंकि 3 इसी में आता है, तो ये आपका आंसर हो गया. ना 29 को हम यदि देखते हैं, सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ. सप्लाई ऑफ मनी क्या है, फ्लो वेरिएबल्स है या स्टॉक वेरिएबल्स है या रियल फ्लो है या नन ऑफ दिस है. देखिए मनी सप्लाई क्या होता है, जो अभी पब्लिक के पास, हमारे पब्लिक के पास करेंटली जो मनी है हाथ में घर में, तो उसे हम सब बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी. जो बैंक के अंदर में है उसे हम सब सप्लाई ऑफ मनी के अंदर में काउंट नहीं करेंगे. सो एट दिस पार्टिकुलर पॉइंट जितना भी मनी पब्लिक के पास है उसको बोलते हैं तो स्टॉक वेरिएबल्स कहते हैं. कभी भी किसी पार्टिकुलर पॉइंट को लेके हम सब टाइम को लेके करते हैं तो उसे स्टॉक कहते हैं. एंड फ्लो वेरिएबल्स जो स्ट्रेच ऑफ टाइम हो. ओके, इसको अच्छे से बताया गया है लेक्चर सब में, यदि आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं मनी एंड बैंकिंग चैप्टर को. इन इंडिया कॉइन आर इशूड बाय. कॉइन कौन इशू करता है, क्या वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है या मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, ये बहुत बार सैम्पल पेपर सब में भी आते रहते हैं. सो इसका आंसर है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है. ओके, गवर्नमेंट में भी एक अलग सा डिपार्टमेंट है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. ओके, नाउ अब हम सब मूव करते हैं 31 क्वेश्चन नंबर को. नाउ इंट्रोडक्शंस ऑफ मनी हैज़. सो मनी के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ, सेपरेट द एक्ट ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ एन इंडिविजुअल्स या combines the act of sales and purchase of an individual या expanded the scope of sales and purchase या both A and B. So इसमें कह रहा है कि मनी के इंट्रोडक्शन से आखिर क्या हो गया हमारे इकोनॉमी में. क्या सेपरेट कर दिया एक्ट ऑफ सेल, मीन्स जो एक आदमी अब सेल कर सकता है एक समय, अब एक समय बाय कर सकता है अलग अलग. ठीक है, मीन्स अब इस दोनों को साथ साथ नहीं करना है. पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम्स में हम सबको
कि एक समय हम सब सेल भी कर रहे हैं, साथ साथ हम सब परचेज भी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ को एक्सचेंज, गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के साथ होता था, है ना। सो बी हम सब देखते हैं वही कि दोनों साथ होने लगा है क्या। सी में है एक्सपेंड द स्कोप ऑफ सेल एंड परचेज। ना बाथर सिस्टम्स में हम सब क्या करते थे कि हम सब एक गुड्स को बदलने के लिए दूसरा गुड्स के लिए खोजे करते थे, सो टाइम बहुत ज़्यादा था। अब मनी के कारण क्या हुआ, हम सब को जो भी मार्केट होता है, जितना भी सामान दिखा खरीद लेते हैं, क्योंकि हाथ में मनी है तो आराम से। सो ये एक्सपेंड भी कर दिया। सो आंसर आपको मिल गया होगा डी, बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग करेंसी। सो इसमें से कौन सा एक सिस्टम है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू करेंसी किया जाता है ना, जिसके कारण हमारे कंट्री में मनी का फ्लो होता है। क्या वो प्रोपोर्शनल सिस्टम है, या सिंपल डिपॉजिट सिस्टम है, या मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, या फिक्स फिड्यूशियरी इशू सिस्टम्स है। वो है आपका सी, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसमें क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम्स यूज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा टू इशू करेंसी। इसमें क्या होता है, आरबीआई को 200 करोड़ रुपया रखना पड़ता है, और उसमें से भी 115 करोड़ गोल्ड रखना पड़ता है, और 75% फॉरेन सिक्योरिटी सब रखना पड़ता है। तो समझ गए होंगे कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम्स क्या होता है। कुछ ना कुछ रिजर्व रखना पड़ता है, मीन्स 200 करोड़ रुपए को रखना पड़ता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 33, हाई पावर मनी इज इक्वल टू, हाई पावर मनी किसके बराबर है। मनी सप्लाई बाय द आरबीआई ओनली, टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, नोट एंड कॉइन हेल्ड बाय द पीपल्स, या मनी नोट और कॉइन हेल्ड बाय द पीपल्स hold cash of the commercial bank as well as the cash reserve of the commercial banks with the RBI। so इसका आंसर है आपका डी, मीन्स हाई पावर मनी होता है वो जो पब्लिक के पास हो, पहला, दूसरा जो कमर्शियल बैंक के पास भी हो, ठीक है, और जो कैश रिजर्व आरबीआई के साथ हो। सो तीनों कंबाइन होके हाई पावर मनी कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, in the context of commercial bank which one of the following statement is correct। so commercial banks के बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसके बारे में देखिए क्या स्टेटमेंट सही है। जो नोट इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, ये तो नहीं है। क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व, इस पर कंसिडर करेंगे हम सब। एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ द जनरल पब्लिक, ये भी देखेंगे। सो आपको क्या लग रहा है आंसर, बोथ ए एंड बी एंड सी। ओके, क्या आपको लग रहा है आंसर, इसका डी है, मीन्स क्रेडिट क्रिएशंस करता है वो लीगल रिजर्व रेशियो रख के, एंड डिपॉजिट पब्लिक से लेता है ना। 35 को देखते हैं, कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी बाय द वे ऑफ, कमर्शियल बैंक किस तरह से मनी को क्रिएट करता है, क्या वो टाइम डिपॉजिट से करता है, या डिमांड डिपॉजिट से करता है, या ट्रेजरी बिल से करता है, या बिल ऑफ एक्सचेंज से करता है। सो ये आंसर है डिमांड डिपॉजिट, बहुत ही सिंपल है। Which of the following is not concerned with the banking organization? So क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है which of the following is not concerned with the banking organization से नहीं रिलेट है। बैंक रेट, फिजिकल डिफिसिट्स, क्रेडिट क्रिएशंस, कैश रिजर्व। सो बैंक रेट तो है ही बैंकिंग सिस्टम से, क्रेडिट क्रिएशंस हम सब भी जानते हैं बैंकिंग सिस्टम से, ऑर्गेनाइजेशन से क्रिएट है, कनेक्शंस रखता है, एंड कैश रिजर्व भी है ही, एंड फिजिकल डिफिसिट आपका बजट का टाइप्स में होता है। ओके, ये बजट का टाइप होता है, 3 टाइप्स होते हैं। ओके, फिजिकल, प्राइमरी एंड रेवेन्यू डिफिसिट्स पढ़े होंगे आप सब बजट। ना क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू बाय द बैंक। आखिर क्रेडिट कार्ड आदमी को दिया क्यों जाता है, पब्लिक को क्यों दिया जाता है, उसका रीज़न पूछ रहा है। इनकरेज कमर्शियल स्पेंडिंग, बी इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर है बोथ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड होगा आपके जेब में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, स्पेंड करेंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे, एंड एग्रीगेट उसके कारण ही जब कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड इकोनॉमी में होगा। 38, द मेन एम ऑफ द कमर्शियल बैंक इज़,
मेन एम क्या है, सोशल वेलफेयर है क्या, टू अर्न प्रॉफिट है, या टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल, और नन ऑफ दिस। सो कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, पहला एम होता है, यदि प्राइवेट है वो तो प्रॉफिट ही अर्न करना चाहेगा, सो टू अर्न प्रॉफिट। Now question number 39, maximum credit that the commercial bank can legally create depends upon their, so किस पर डिपेंड करता है जिससे वो कमर्शियल बैंक जो है मनी क्रिएशन में सबसे ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। ओके किस पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है, गोल्ड रिजर्व पर करता है, या कैश रिजर्व विद द आरबीआई, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से, या टर्म डिपॉजिट। सो इसका आंसर है कैश रिजर्व जो आरबीआई का। सो कैश रिजर्व रेशियो ओके जो रखता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होता है, क्योंकि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज तो गवर्नमेंट को लेंड कर सकता है, उधार दे सकता है, पर लेकिन कैश रिजर्व रेशियो ये गारंटी होता है, मीन्स रखना ही पड़ता है आरबीआई के पास, इसमें कोई भी परसेंटेज में कुछ घटोला नहीं मार सकते। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पर देख सकते हैं टर्म डिपॉजिट्स आर दोज, तो टर्म डिपॉजिट को ही टाइम डिपॉजिट कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। सो उसका डिफिनेशंस क्या होगा, अगेंस्ट विच नो चेकेबल कैन बी इशू, बी अगेंस्ट हुज नो इंटरेस्ट रेट इज पेड टू द डिपॉजिटर, सी विच आर द पार्ट ऑफ द M1 सप्लाई ऑफ द मनी, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा, इस पर हम सब चेक इशू नहीं कर सकते हैं, इसका सही होगा। ओके क्योंकि इंटरेस्ट रेट मिलता है हम सबको, M1 में नहीं है वो। ओके एंड नन ऑफ दिस तो होगा नहीं ना। 41 को हम सब देखते हैं, दी परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू मेंटेन हैज देयर लिक्विडिटी एसेट इज कॉल्ड, क्या वो CRR है, क्या रिजर्व स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, या रेपो रेट है, या रिवर्स रेपो रेट है। सो इसमें बोल रहा है कि परसेंटेज जो डिमांड डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर लिक्विडिटी रेशियो, सो अपने पास रखने वाला देमसेल के पास SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके इजी। 42 SLR रिक्वायर्ड दी कमर्शियल बैंक टू बिल्ड देयर लिक्विड एसेट बाय द वे ऑफ, क्या वो रिजर्व ऑफ कैश है, या रिजर्व ऑफ गोल्ड है, या रिजर्व ऑफ इनकम्बेंट सिक्योरिटी है, या ऑल ऑफ दीज है। सो इसमें बोल रहा है लिक्विडी एसेट्स रखना है, तो इसमें हम सब है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि गोल्ड में भी रख सकते हैं, कैश में भी रखना ही है, एंड सिक्योरिटी सब भी रख सकते हैं जो तुरंत से मनी में चेंज हो सकता है। Now 43 हम सब देखते हैं, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री दैट A controls the entire banking system of the country, issue currency, act as a banker to the government, all of this। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, all of this। 44 को देखते हैं, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक इज़, इसमें से सेंट्रल बैंक का कौन है, फेडरल रिजर्व सिस्टम है, या फेडरल सिस्टम है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या बोथ A एंड B। सो हमारा सेंट्रल बैंक यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा और कोई है ही नहीं। ओके ना 45 को देख लेते हैं, क्रेडिट कंट्रोल मीन्स मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ क्रेडिट ओनली, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट ओनली, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ मनी सप्लाई, नन ऑफ दिस। सो इसमें आप देख लिए कॉन्ट्रैक्शंस मतलब क्या होता है, मार्केट में यदि ज़्यादा पैसा है तो उसको ज़्यादा निकाल लेना, उस मार्केट से पैसा को हटा देना ताकि डिमांड ज़्यादा मार्केट में ना हो सके, एंड एक्सटेंशंस मतलब पैसा का ज़्यादा फ्लो होना मार्केट में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्या होता है, दोनों जो आरबीआई के द्वारा फॉलो किया जाता है, कब इन्फ्लेशंस के टाइम में कितना पैसा जाना चाहिए, रिसेशंस के टाइम में कितना पैसा जाना चाहिए, सो वो हुआ क्रेडिट कंट्रोल। ना 46 को देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। सो क्रेडिट कंट्रोल में हम सब देखे थे 9 टोटल इंस्ट्रूमेंट थे, उसमें से CRR था, SLR था, बैंक रेट था, सो लास्ट वन इज़ जो आपका है मैनेज फ्लोटिंग, ये D होगा आपका आंसर। Now 47, which of the following does not come under the quantitative method of monetary policy? So monetary policy में से quantitative method,
या ओपन मार्केट ऑपरेशंस होगा, कैश रिजर्व रेशियो होगा, या मोरल सेशंस होगा, या रेपो रेट होगा. सो आंसर इज सी, मोरल सेशंस. Now 48. Open market operations has an instrument of credit control are performed by the Central Bank of India, the Commercial Bank of the country, both A and B, or none of these. So open market operations act as an instrument of credit control are performed by. So किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? मेनली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है. एंड कमर्शियल बैंक सिर्फ इन्वॉल्व होता है देने में, सेल करने में या परचेज करने में, पर लेकिन मेन जो इन्वॉल्व हाथ होता है जिसका मेन, वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. नाउ हम सब 49 क्वेश्चंस को देखते हैं. विद एन इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी. यदि मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाए, क्या होगा इकोनॉमिक क्रेडिट में? इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा या अनचेंज रहेगा या नन ऑफ दिस? सो इसका आंसर है डी, डिक्रीज़ हो जाएगा. नाउ 50 क्वेश्चंस को देखते हैं. इफ़ इन्फ्लेशन इज़ टू बी कॉम्बेटेड, यदि उसको लड़ा जाए तो आरबीआई क्या करेगा? राइज दी एसएलआर एंड लोअर दी सीआर, या लोअर एसएलआर एंड राइज सीआरआर, राइज बोथ सीआरआर एज वेल एज एसएलआर, नन ऑफ दिस. सो हम सब ने देखा है कभी भी इन्फ्लेशंस को लड़ना होता है तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को बढ़ा दिया जाता है. सो आंसर सी, राइज कर देना है. नाउ 51. इफ़ रिसेशन इज़ टू बी कॉम्बेटेड, यदि रिसेशन जहाँ पर डिमांड बहुत कम हो रहा है, मनी आदमी के पास बहुत कम है, तो क्या करेगा? यदि मनी को ज़्यादा मनी यदि मार्केट में सप्लाई करना है तो कौन मेथड फॉलो किया जाएगा? क्या वो होगा बैंक रेट नीड टू बी लोअर्ड, बैंक रेट को लोअर किया जाएगा. सीआरआर नीड टू बी लोअर्ड, बोथ ए एंड बी. रेपो रेट नीड टू बी लोअर्ड, सीआर नीड टू बी राइज. तो इसमें जब भी रिसेशंस होता है बहुत चीज़ में लोअर हो जाता है. ओके, बोथ ए एंड बी मीन्स बैंक रेट में लोअर कर दिया जाना चाहिए एंड सीआरआर हैज़ टू बी लोअर्ड. नाउ 52 क्वेश्चंस. ओके, रिवर्स रेपो रेट क्या है? जनरेट्स इंटरेस्ट इनकम या इज इंक्रीज टू कर्ब इन्फ्लेशन, सी इज़ नॉट अ पॉलिसी रेट, या बोथ ए एंड बी. सो इसमें आप बोलिए क्या होना चाहिए आपको? सो आपका आंसर है डी, बोथ ए एंड बी रिवर्स रेपो रेट को दिखाता है. जनरेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, एंड इज़ इंक्रीज टू कर्ब इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के टाइम में इसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि मनी जो है मार्केट में कम से कम जा सके. ना क्वेश्चन नंबर 53 को हम सब देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. इसमें से कौन सा प्रॉब्लम नहीं है? स्टोर ऑफ वैल्यू, डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वन, यूनिट ऑफ अकाउंट, या अनएम्प्लॉयमेंट. सो इसका आंसर आपका 4 है, अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 54. द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू. किसके कारण से ग्लोबल इकोनॉमिक्स का एग्जिस्टेंस आया? स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, नन ऑफ दिस. सो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, हम सब जो आप यूपीआई बैंक ट्रांसफ़र मनी कर सकते हैं, उससे ही ग्लोबल इकोनॉमी का एग्जिस्टेंस आया. नाउ अब हम सब क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं. सप्लाई ऑफ मनी रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ मनी. मीन्स सप्लाई ऑफ मनी, इसमें क्वांटिटी ऑफ मनी, इसका मतलब डिफिनेशंस पूछ रहा है सप्लाई ऑफ मनी का. सो हैज़ ऑन द 31st मार्च कहेंगे, या ड्यूरिंग एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, या एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर. सो वेरी इजी, हैज़ ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम को दिखाने के लिए, ठीक है. एंड 56. ओके, मनी सप्लाई इंक्लूड्स. मनी सप्लाई क्या इंक्लूड्स करता है? ऑल डिपॉजिट इन द बैंक्स, या ओनली डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक्स, ओनली टाइम डिपॉजिट इन द बैंक्स, या करेंसी विद द बैंक. सो मनी जो सप्लाई होता है वो सिर्फ डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक को दिखाता है. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 57. डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स. डिमांड डिपॉजिट क्या इंक्लूड्स करता है? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स अकाउंट, या सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट, या करेंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट,
या ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट? सो डिमांड डिपॉजिट ऐसा होता है जिस पर हम सब चेक कर सकते हैं, है ना, और जो डिमांड पर निकाल सकते हैं, और इसमें हम सब सेविंग एंड करेंट सिप अकाउंट होता है। सो आंसर बी। ना क्वेश्चन नंबर 58, हु रेगुलेट मनी सप्लाई? कौन मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, प्लानिंग कमीशंस। तो आंसर आपका 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ना क्वेश्चन नंबर 59, क्रेडिट क्रिएशंस इन कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय? सो क्रेडिट क्रिएशंस जो ये कमर्शियल बैंक्स वो किस पे डिटरमाइन करता है? कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इनिशियल डिपॉजिट, या ऑल ऑफ दिस? सो इसमें से ऑल ऑफ दिस। ना क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग 1 रुपीज़ करेंसी नोट्स हो गए इन इंडिया? सो ये हम सब जानते हैं, वेरी इजी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ये हम सब ने पिछले लेक्चर देख भी चुका है, पिछले ऊपर में क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू केप्ट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़? सो यहाँ पर क्या बोल रहा है? टोटल डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ता है रिजर्व बैंक। सो ये रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस है, सो आपको ये पता होगा क्या होगा। ये है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, जो रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 62, इफ एन इकोनॉमी इज टू कंट्रोल रिसेशंस like most of the Eurozone nations, which of the following can be appropriate? Reserve Bank of India reducing CRR, both 1 and 2, या none of these? So आपको क्या लगता है? इसमें बोल रहा है कि इकोनॉमी जो है इज टू कंट्रोल रिसेशंस जहाँ पर मनी बहुत कम है मार्केट में, ठीक है। तो लाइक मोस्ट ऑफ द यूरो नेशंस जो किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अप्रोप्रिएट? कौन होगा? सो घटा देना चाहिए CRR को ताकि मनी का फ्लो हो सके मार्केट में। ना क्वेश्चन नंबर 63, रेपो रेट इज़ द रेट एट विच? एक रेट होता है रेपो रेट, जानते ही हैं, उसको क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स कैन टेक लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, commercial bank can keep their deposit with the central bank, short term loans are given by the commercial bank। so इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, commercial banks can take loan from the central bank। now question number 34, the central bank can increase availability of credit। so central bank किस तरह से अपना बढ़ा सकता है, अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को बढ़ा सकता है मेरे? क्या राइजिंग द रेपो रेट, या राइजिंग द रिवर्स रेपो रेट, बाइंग सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी? सो बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक को क्या मेथड यूज करना चाहिए ताकि मार्केट में मनी का और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो। तो क्या करना चाहिए? जब बाई करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मीन्स अपना पैसा RBI मार्केट में भेज रहे हैं बाइक खरीदने के बाद, है ना, जब RBI कुछ खरीदेंगे तो वो मार्केट में चला जाएगा पैसा। नाउ लास्ट क्वेश्चन 65, फॉर द कमर्शियल बैंक द सोर्स ऑफ प्रॉफिट इज? सो कमर्शियल बैंक्स के लिए सोर्स ऑफ प्रॉफिट को क्या कहा जाता है? क्या वो डिमांड डिपॉजिट है, या इंटरेस्ट रेट है, या स्प्रेड है, या बैंक मनी है? सो ये आप हम सब ने लेक्चर में पढ़ा था, स्प्रेड को ही जो भी प्रॉफिट परसेंट को कहते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल, होपफुली यू हैव लाइक इट। सो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 65 में से आपको कितना आंसर्स आया, कितना सही किया आपने। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।